अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर्स। टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज अबाउट ऑटोफोबिया. What is autophobia? Autophobia is also called a monophobia, fear of being alone. ये एक ऐसी एंजाइटी जिसमें किसी भी पर्सन को फील होता है कि इंटेंस फेयर, पैनिक, डिस्ट्रस्ट अगर वो अकेला है। इवन इफ़ दे आर फिज़िकली सेफ, अगर वो फिज़िकली सेफ भी है फिर भी उसे अकेलेपन से डर महसूस होता है। ये इज़ंट अ सिंपल डिसलाइकिंग सॉलिट्यूड, इट्स अ मोर माइंड, यानी कि एक रिंगिंग अलार्म टाइप की सिचुएशन हो जाती है उस पर्सन की कि कुछ गलत ही होगा अगर वो अकेला मौजूद है तो। उसके साथ साथ जो है वो सम टाइम उनकी थॉट्स इस तरह की हो जाती है कि जब भी वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं उनकी एंजाइटी ट्रिगर करती है, जो कि उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात जो है वो क्रिएट कर देती हैं। उसके बाद बात की जाए इसके सिम्टम्स की, तो इसमें इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल दो तरह के सिम्टम नज़र आते हैं। इमोशनल सिम्टम्स की बात की जाए तो ये एक इंटेंस फेयर ऑफ बीइंग अलोन और अबेंडेंड, अकेले इस चीज़ का हर वक्त डर लगा रहता है कि वो अकेले ना हो। उनकी फीलिंग जो है वो यही होती है कि वो अगर घर पर भी मौजूद हैं तो वो अनसेफ हैं अगर अकेले हैं। और ट्रिगर्स जो होता है वो यही होता है कि वो हमेशा किसी के साथ कनेक्ट रहें, चाहे वो कॉल्स पर हों, टेक्स्ट पर हों, या कोई भी पर्सन उनके साथ आसपास उनके मौजूद होना ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग होती है, वर्स्ट केस सिनेरियोज बन जाते हैं। उसके अलावा अगर फिज़िकल सिम्टम्स की बात की जाए तो फिज़िकल सिम्टम्स में हार्ट रेसिंग, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा महसूस होती है, शेकिंग, बॉडी शेकिंग करने लगती है, ट्रम्बलिंग फील होती है, और चेस्ट में जो है वो एक अजीब सी टाइटनेस महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ साथ उन्हें नौजिया फील होने लगता है बहुत ज़्यादा, और कभी कभार जो है वो डेजीनेस, चक्कर आना महसूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ उनको सांस लेने में बहुत से मुश्किलात जो है वो दरपेश आती है। तो ये हैं कुछ सिम्टम्स जो कि किसी भी पर्सन के अंदर नज़र आ सकते हैं अगर उसको ऑटोफोबिया है। कॉजेज़ की बात की जाए तो कॉजेज़ में चाइल्डहुड निग्लेक्शन, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस की अगर बात की जाए तो बचपन में अगर निग्लेक्शन हुई हो बहुत ज़्यादा, या घर पर अकेले रहना पड़ता हो लॉन्ग टाइम के लिए, और अनप्रिडिक्टेबल केयर गिविंग्स हों, यानी कि मदर फादर जो है वो जॉब करते हो और केयर गिवर्स टेक केयर करते हो तो वो अक्सर बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि ब्रेन में अलोन अनसेफ, और उस दौरान कोई इंसिडेंट हो गया तो ये चीज़ ज़्यादा बड़े तरीके से जो है वो ब्रेन के अंदर डिवेल्प हो सकती है। ट्रॉमा की बात की जाए तो ऐसे एक्सपीरियंसेस जैसे कि अकेले में कोई लॉस हो गया हो, यानी कि कहीं दूर चले गए हों, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप बिट्रेयल हो, या किसी भी तरह का कोई ऐसा हार्मफुल जो है वो सिनेरियो कॉज हो जिसकी वजह से ये एंजाइटी एक्सपीरियंस कॉज हो सकता है किसी भी पर्सन के अंदर। देन आता है अटैचमेंट इश्यूज। अगर ऐसे बच्चे हैं या बड़े हैं जो कि एंशियस फील करते हैं, हर वक्त किसी ना किसी के साथ अटैच रहना पसंद करते हैं, तो उनके अंदर ये डर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है कि अगर वो अकेले रहेंगे तो, या फिर कोई अगर उन्हें रिजेक्ट कर देता है तो उनके अंदर इश्यूज जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। उसके बाद को ओकरिंग डिसऑर्डर्स अगर बात की जाए तो ऑटोफोबिया के साथ अगर पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो तब भी ऑटोफोबिया जो है वो कॉज हो सकता है। उसके बाद इसके डेली लाइफ पर इसके इम्पैक्ट की बात की जाए तो डिफ़िकल्टी होती है घर में अकेले रहने से, अवॉइड करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर उनको जो है ये गारंटी ना हो कि वो अकेले नहीं होंगे। रिलाइंग करते हैं जो है वो हैविली ऑन अदर्स फॉर एवरी रिसोर्सेज, और उनकी लाइफ में जो है स्लीपिंग इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कॉज हो रहे होते हैं। उसके बाद जो है लो कॉन्फिडेंस हो जाता है उनको, जब जाहिर सी बात है जब वो अकेले रहेंगे ही नहीं तो सेल्फ सिस्टम कॉज नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इमोशनल डिपेंडेंसी आ जाएगी। क्योंकि जब इंसान अकेला रहता है, थोड़ा सोचता है अपने अपने बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, तभी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट होता है। और जब कोई पर्सन अगर रहेगा ही नहीं किसी के साथ, तो वो मुकम्मल तौर पर अकेला रहेगा
सीखेगा ही नहीं और वो हमेशा किसी पर डिपेंड करेगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा, डिफ़िकल्टी होती है उन्हें कोई भी डिसीजन बनाने में। उसके बाद डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो डायग्नोसिस में ऑटोफोबिया जो है इज़न्ट ऑलवेज लिस्टेड और कोई स्टैंड अलोन डायग्नोसिस नहीं है। इसमें कोई ना कोई जो अदर डिसऑर्डर जो है वो कैटेगराइज कर रहा होता है और इसमें मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमेशा इवैल्यूएट करते हैं इसके सिम्टम्स को, ट्रिगर्स को, ड्यूरेशन को और साथ में जो है इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे किस तरह का पड़ रहा है, इस चीज़ को देखकर ही डायग्नोज किया जाता है। देन आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट में जो कि एविडेंस बेस्ड है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें सीबीटी हेल्प करती है चैलेंजेस फेयर थॉट्स को, जो थॉट्स किसी डर के बेस के ऊपर बनी हुई हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। इसमें कैस्टोट्रॉफिक थिंकिंग जो है उस चीज़ को चेंज करके ग्राउंडिंग थिंकिंग में लेकर आया जाता है और उसके बाद जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उन्हें इंडिपेंडेंसी जो है वो दी जाती है ताकि वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सोच सके। लर्न करवाए जाते हैं उन्हें काम रहने की स्ट्रैटेजीज अकेले रख कर। उसके बाद एक्सपोजर थेरेपी इसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ग्रेजुअल कंट्रोल एक्सपोजर थेरेपी के ज़रिए ही होता है जब पर्सन अकेला रहता है, बीइंग अलोन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उसको कुछ मिनट्स के लिए अकेला रखा जाता है, किसी अलग रूम में उन्हें जो है वो स्टे करवाया जाता है, अलग घर में स्टे करवाया जाता है ताकि वो जाना जा सके उनके ट्रिगर्स किस हद तक कितना टाइम दूर अलग रहने से जो है वो ट्रिगर होते हैं, कितना टाइम लेते हैं। उसके साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है। ओवर द टाइम ब्रेन को ये लर्न करवाया जाता है, आई एम अलोन बट आई एम सेफ। मैं अकेला ज़रूर हूँ या अकेली ज़रूर हूँ लेकिन मैं सेफ़ हूँ, मैं अपने घर में मौजूद हूँ, मुझे कोई किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुँचा सकता। हाँ, मैं अकेली बाहर भी जा सकती हूँ, उसके लिए भी मैं सेफ्टी प्रिकॉशंस को जो है वो एहतियात बरतूँगी तो मेरे साथ कोई भी ऐसा बुरा इंसिडेंट नहीं होगा। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मज़ीद जो है वो माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स आ जाती हैं, जो कि बॉडी को काम करने के लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ग्राउंडिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो है वो क्लाइंट के अंदर बिल्ड की जाती है इमोशनल इंडिपेंडेंसीज, यानी कि थेरेपीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं कि अटैचमेंट पैटर्न को चेंज किया जाए, सेल्फ सूथिंग स्किल्स सिखाई जाए, जिससे इंसान अगर अकेला भी रहे तो उसका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड करवा दिया जाता है कि वो अपनी तमाम तर जो अबेंडेंट फेयर्स हैं, जो उसके अकेला रहने के डर हैं, उनके साथ वो कोप अप कर सकता है और कोप अप करने के बाद अपने आप को मज़ीद बेहतर और मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इसके अंदर मेडिकेशंस का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन मेडिकेशन का इस्तेमाल तब होता है जब अगर को बहुत ज़्यादा सवेयर लेवल की एंजाइटी इसके अंदर ऐड हो तो एंटी एंजाइटीज़ दी जाती हैं। देन कुछ इसमें सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज़ हैं, ऐसी सूथिंग या स्मूथिंग जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, लाइट, साउंड, कंफर्ट ऑब्जेक्ट्स, जो कि कम्प्लीटली तौर पर कंफर्ट प्रोवाइड करती है क्लाइंट किसी भी पर्सन को। उन्हें शॉर्ट चेक इन्स दिए जाते हैं ताकि वो ट्रस्ट कर सके खुद पर भी और दूसरों पर भी। बिल्ड करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन ताकि उसको वो बार बार प्रैक्टिस करें एक्सरसाइजेस को, ताकि जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके उन चैलेंजेस, उन थॉट्स को वो एक्सपोजर करें। ग्रेजुअल स्पेंड स्मॉल पीरियड्स में उन्हें अलाउन रखा जाता है ताकि उनके अंदर सेल्फ स्टीम पैदा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होना स्टार्ट होता है, जिसके बाद वो खुद से अपने आप को एक बेहतरीन लाइफ दे सकें। अगर उन्हें कभी ज़िंदगी में अकेला भी रहना पड़े तो उन्हें किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, यानी कि इसका कोई और डिसऑर्डर उनके अंदर इस चीज़ की वजह से कॉज ना हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों से गुजारिश है कि लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक